Hello learners, welcome to my YouTube channel Social Warrior for Historical Content। जैसा कि क्लास 12th की सीरीज एशियंट इंडियन हिस्ट्री कंटिन्यू है, उसका 2.1 टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम मगध के पावरफुल होने के पीछे के रीजन्स को डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। जिन लर्नर्स ने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को देखकर वॉच करेंगे और उसके बाद पार्ट 2 मगध 2.1 द मगध पार्ट 2 आपका मैंने लेक्चर नंबर 6 में आज हम और भी जो मगध के पावरफुल होने के पीछे के रीजन्स हैं उनको हम लोग और डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि मगध उन 16 महाजनपद में से मगध सबसे ताकतवर क्यों था, तो उसके पीछे उसका जो मेन रीज़न है वो है जियोग्राफिकल रीज़न। क्योंकि उसका जो लोकेशन है, उसका जो जियोग्राफिकल रीज़न है मगध का, वहाँ पर वो सारी फेवरेबल कंडीशंस हैं जो मगध को पावरफुल बनने में हेल्प कर रही हैं। वहाँ पे रिवर्स भी हैं, लार्ज आपके लैंड अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसमें आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं और एग्रीकल्चर होगा तो रेवेन्यू मिलेगा। और आपको पता है स्टेट को रन करने के लिए आपको किस चीज़ की नीड होती है, मनी की। तो मगध के पास इतना रेवेन्यू आ रहा है और उस रेवेन्यू का वो यूज कर लेगा अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने में। ओके, इसी तरीके से हमने और पॉइंट डिस्कस किए थे कि मगध में रिवर्स, हिमालयन रिवर्स फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी है। ओके, साथ ही साथ हमने एक पॉइंट और देखा था कि मगध एक ऐसे रीजन में है जहाँ पर आयरन ओर प्रेजेंट है, तो उसके पास लोहे की उपलब्धता बहुत अधिक है मगध के पास। और आयरन का अपना एक सिग्निफिकेंस है, लोहे का अपना एक महत्व है कि आप आयरन से फिर आप टूल्स और वेपन्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पास टूल्स आएंगे तो आपकी जो इकॉनमी है वो उसमें डाइवर्सिटी आएगी, ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी आएगी। स्टेट में लोग अलग अलग वेरियस वर्क में इंगेज होंगे। ओके, साथ ही साथ आपने देखा था कि मगध एक ऐसी लोकेशन में है जहाँ पर फॉरेस्ट रीजन है और उस फॉरेस्ट रीजन की वजह से मगध के पास एलिफेंट्स की अवेलेबिलिटी है, हाथी की उपलब्धता है। और एलिफेंट्स की अवेलेबिलिटी की वजह से उसकी जो आर्मी है वो बहुत स्ट्रांग बन जाती है। और जब आपकी आर्मी स्ट्रांग बन जाती है तो आप दूसरे महाजनपदों से जब आपका वॉर होगा, आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो आपके विन होने के जो चांसेस हैं, जो पॉसिबिलिटी हैं, वो बहुत अधिक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटेल एनालिसिस इन सारे पॉइंट्स का कर लिया था। आज के लेक्चर पार्ट 2 में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, और भी रीजन्स को जानेंगे कि मगध पावरफुल क्यों था। ओके स्टूडेंट्स, तो मगध के पावरफुल होने के रीजन्स को हम लोग समझते हैं और डिटेल में आपके, तो आपका बुक शेयर कर लेते हैं आपके साथ एनसीईआरटी, जिससे कि चीज़ें आपके लिए इजी हो जाए। और मिनट वेट, यस, तो आपका ये टॉपिक ओपन हो गया है मगध का ही, जिसमें हम लोगों ने यहाँ से ये कंप्लीट कर लिया था। मगध बिटवीन द 6th and the 4th century BCE, मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। मगध उन 16 महाजनपद में से सबसे पावरफुल महाजनपद था। जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं एक्सप्लेन दिस डेवलपमेंट इन अ वैरायटी ऑफ वेज, वो इस विकास को
मगध की इस विकास की यात्रा को कई तरह से इसको वो उसकी व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मगध वाज ए रीजन, इतिहासकारों का कहना है कि मगध के ताकतवर होने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि मगध वाज अ रीजन, मगध एक ऐसा क्षेत्र था, एक ऐसा रीजन था जहां पर एग्रीकल्चर जो कंडीशंस थी बहुत अच्छी थी। इसका डिटेल एनालिसिस पहले लेक्चर में हो चुका है। वाज स्पेशली प्रोडक्टिव, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड रीजन हमको यहाँ पे मिलता है एनसीईआरटी में कि मगध एक ऐसी लोकेशन में था जहाँ पर आयरन माइंस, जो आज वर्तमान का आपका झारखंड है, वो आयरन माइंस प्रेजेंट डे झारखंड वर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स। ये इंपॉर्टेंट है। ये आयरन और वेपन्स, आयरन की वजह से मगध को टूल्स और वेपन्स की अवेलेबिलिटी हो रही है। सीयूटी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आपके लिए मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स क्लास 12 के सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिस्ट्री की सीरीज मैं आपको करवाऊंगा। ओके, इसकी तैयारी मैं आपको, हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी आपको सोशल वॉरियर चैनल में करवाई जाएगी मेरी तरफ से, जिसमें आपको एक एक टॉपिक डिटेल एनालिसिस में कराया जाएगा। उसके लेक्चर्स भी आपको आपके सोशल वॉरियर चैनल में मिलना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। अभी हमारा जो टारगेट है वो बोर्ड एग्ज़ाम है क्लास 12 2025। उसके बाद साथ ही साथ हम सीयूटी को भी टारगेट करेंगे ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। नेक्स्ट, एलिफेंट्स की अवेलेबिलिटी एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द आर्मी। हाथी जो थे इनके सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, ठीक है। वर फाउंड इन, और ये कहाँ पाए जाते थे? वर फाउंड इन फॉरेस्ट इन द मगध रीजन। जो मगध के ही क्षेत्र में जो जंगल थे वहां पर ये हाथी पाए जाते थे। आल्सो द गंगा एंड its tributaries, साथ ही साथ जो गंगा है और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, प्रोवाइडेड अ मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशंस। गंगा और उसकी सहायक नदियां मगध में एक ट्रेडिंग करने के लिए आप कह सकते हैं बहुत ही एक सस्ता सुविधाजनक जलमार्ग उनको मिल रहा है मगध को, या दूसरे भी महाजनपद जो आपस में व्यापार कर रहे हैं वो मगध के एरिया से गुजरेंगे तो आप बताइए, एक एनालिसिस कीजिए, क्या वो टैक्स नहीं देंगे मगध के रीजन को? अगर आप उनके क्षेत्र से निकल रहे हैं तो आपको टैक्स देकर जाना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन मगध में आपको होता हुआ दिख रहा है। और भैया जब आपके पास मनी आएगा, जब आपके पास रुपए आएगा, तो आप उस रुपए को वेरियस नीड्स में, वेरियस चीज़ों में आप उसे खर्च करेंगे। आप एडमिनिस्ट्रेशन में पैसा लगाएंगे, आप सोसाइटी में पैसा लगाएंगे, आप लोगों के वेलफेयर के लिए पैसा लगाएंगे, आप आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसे की कमी नहीं है। तो ये सारे रीजन्स एक साथ मिलकर मगध को इतना ताकतवर बना देंगे कि मगध समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ मगध एक अंपायर के रूप में आपको दिखाई देगा। और डिस्कस करते हैं। आज का जो डिस्कशन पॉइंट्स रहने वाले हैं वो ये रहने वाले हैं, ठीक है। फाउंड इन फॉरेस्ट रीजन, यस, यहां से। हाउएवर द अर्ली जो बुद्धिस्ट और जो जैन राइटर्स हैं उन्होंने क्या डिस्कस किया है? Who wrote about Magad attributed its power to the policies of the individuals। बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों से भी हमें
एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। लेट्स डिस्कस नाउ। क्या जानकारी मिलती है समझते हैं। ओके, देखिए देखिए यस, अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन राइटर्स से 5th पॉइंट आज रहेगा आपका। लास्ट क्लास में 4 पॉइंट्स 4 रीजन्स मैंने डिस्कस कर लिए थे, इसलिए मैं 5th पॉइंट आज डायरेक्ट कर रहा हूँ और हम लोग डिटेल एनालिसिस अभी करेंगे धीरे धीरे। तो जो 5th पॉइंट है वो यहाँ से आ रहा है हमारा, बुद्धिस्ट और जो जैन राइटर्स हैं हु रोट अबाउट मगध एट्रीब्यूटेड इट्स पावर टू द पॉलिसीज ऑफ द इंडिविजुअल्स। मगध जो इतना ताकतवर हुआ उसके पीछे का जो रीजन है एक और है, इनके किंग्स, एम्बिशियस किंग्स, आई कैन से दैट एम्बिशियस किंग्स, महत्वाकांक्षी राजा। मगध में जितने भी डायनेस्टीज आई और जिन लोगों ने राज किया और जो राजा थे वो सब महत्वाकांक्षी थे, जो ताकतवर बनाना चाहते थे मगध को, सबसे पावरफुल बनाना चाहते थे। क्या लिखा हुआ, रूथलेसली एम्बिशियस किंग्स। रूथलेसली का मतलब ये है कि इनको किसी के दर्द से, मतलब दूसरे राज्य की जो प्रजा है उसको क्या दर्द है, युद्ध करने से क्या दुख होगा, उसके जीवन को क्या नुकसान होगा, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनका एक ही टारगेट है, मगध को ताकतवर बनाना है, दूसरे महाजनपदों को जीतना है। उससे उस महाजनपद के लोगों को क्या दुख हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। ये बहुत महत्वाकांक्षी राजा थे, एम्बिशियस किंग्स थे। लाइक बिम्बिसार, एनसीईआरटी में दिया गया है, बिम्बिसार हो गए, अजात शत्रु हो गए, ठीक है, अजात शत्रु एंड महापदम नंद आर बेस्ट नोन। ये 3 का जिक्र है एनसीईआरटी क्लास 12th में। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोग क्लास 12th के लर्नर्स, कि इनके जो महत्वाकांक्षी राजा थे वो ये थे, बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापदम नंद। बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में भी ये बात दी गई है कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा थे जो मगध को ताकतवर बनाना चाहते थे किसी भी स्थिति में। उसके लिए किसी के जीवन में क्या हो रहा है, दूसरे महाजनपद में हमला करेंगे उससे नुकसान हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपने लक्ष्य को पूरा करना है, सीधी बात। एंड आर बेस्ट नोन एंड देयर मिनिस्टर्स हु हेल्प इंप्लीमेंट देयर पॉलिसीज। बेटा कोई भी एनालिसिस आप कीजिए, ध्यान दीजिए, आप मगध की जो स्थिति है, मगध की बात करें तो मगध में एक तो एम्बिशियस किंग्स हैं ही, साथ ही इनके पास बेस्ट मिनिस्टर्स हैं। राजा की मदद करने के लिए जो मंत्री हैं वो बहुत ही अच्छे मिनिस्टर्स हैं। और क्लास 12th में हैं आप लोग, तो आप ये जानते हैं अगर मंत्री अच्छे होंगे तो वो काम अच्छा करेंगे, राजा जो चाहता है उन पॉलिसीज को वो अप्लाई करेंगे, अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं उन नीतियों को राजा की। तो बेस्ट मिनिस्टर्स मगध हायर कर सकता है ड्यू टू रिचनेस, क्योंकि ये इतने वेल्दी हैं, मगध के पास इतने रेवेन्यू आ रहा है कि वो इंटेलेक्चुअल लोगों को हायर करेगा ना।
आप लास्ट लेक्चर में हो गया ना, रेवेन्यू की कोई कमी नहीं है। मगध वॉज वेरी रिच, बहुत पैसा है मगध के पास, और उस वेल्थ का वो क्या यूज करेगा, वो हायर करेंगे बेस्ट मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर्स बेस्ट होंगे तो वो अपनी स्टेट को भी बेस्ट बनाएंगे, सर्वोच्च बनाएंगे। ओके, मिनिस्टर ऐसे होने चाहिए जो पॉलिसीज को, जो किंग की पॉलिसीज को, जो राजा की नीतियां हैं उसको क्या करें, उसको इम्प्लीमेंट करना आता। मेन होता है लागू करना, इम्प्लीमेंट करना आता। तो इनके मिनिस्टर्स में ये काबिलियत है। ओके, नेक्स्ट, और हम क्या कह सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो आपका रिवर की अवेलेबिलिटी हो गई। मगध का एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। इसी टॉपिक को, एनसीईआरटी को कंटिन्यू करते हैं। बुक पीडीएफ शेयर करता हूँ आपसे। ओके, देखिए डॉक्यूमेंट आपका फर्दर, तो ये तो आपका इनिशियली शुरुआत में बेटा तो राजगृह था, जिसका जो आज वर्तमान में राजगीर है, ठीक है, जो प्राकृत नेम है उसका, वो राजगृह के नाम से जाना जाता था उस समय। वाज द कैपिटल ऑफ मगध, ये मगध की राजधानी थी। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए, 1 मार्क्स के लिए, तुरंत आप इसे हाईलाइट कर लें। मगध की जो कैपिटल थी वो क्या थी, तो मगध की जो कैपिटल थी स्टूडेंट्स, वो राजगृह थी। इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के लिए आपका है। तो जब आपको कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बेटा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उन्हें हाईलाइट करते चलिए, और जब रिवीजन करने का समय आएगा तो आप 1-2 घंटे में पूरी बुक रिवाइज कर लेंगे। तो जहाँ पर भी इम्पोर्टेंट आपके टीचर्स स्कूल ने बताया, आप उसे तुरंत उसे हाईलाइट करें, ताकि जब आप रिवीजन करें तो वो रिवीजन बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप उसे कंप्लीट कर लें, कम समय में। ठीक है, इनिशियली राजगृह, द प्रकट नेम ऑफ द प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगध। इंटरेस्टिंग, द ओल्ड नेम मीन्स, जिसका पुराना, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसको, इसका जो मीन्स है वो ये है कि हाउस ऑफ द किंग, राज, इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो आपका संधि विच्छेद यही निकल गया है, जैसे कि राजाओं का घर। ठीक है, राजाओं का घर। देखिए देखिए नेक्स्ट, ओके, इसी में यहाँ पे सेट करते हैं। ओके, देखिए ओके, सॉरी, ये आपका टॉपिक है। ये आपके छोटे छोटे कीड़े लगने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है ये। ओके, देखिए लोडिंग टू 6 पेज, यस, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये अपलोड हो गया, ये लास्ट लेक्चर का है आपका, इसे हटा देते हैं, इंपोर्ट सेव एज, देखते हैं
PDF लास्ट लेक्चर्स की डॉक्यूमेंट्स स्टोरेज। वेट कीजिए थोड़ा, ये तो लास्ट लेक्चर्स का ही है, इससे एग्जिट होते हैं। ये आया, ठीक है। तो इनिशियली द राजगृह, द प्रकृत नेम ऑफ द प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार, was the capital of मगध। ये आपके लिए 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंगली द ओल्ड नेम मीन्स, जिसका पुराना, इसका मतलब क्या है, हाउस ऑफ द किंग, राजा का घर। राजगृह का मतलब क्या है, राजगृह संधि विच्छेद करेंगे, हाउस ऑफ द किंग, राजा का घर। राजगृह वाज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट। देखिए बेटा, अब आप जो राजा का घर है, जो राजगृह है, ये किस तरह का सेटलमेंट है, फोर्टिफाइड, किलेबंदी। मतलब ये अगर हम मान लेते हैं कि ये एक राजगृह शहर है जो मगध की कैपिटल है, तो इसके चारों तरफ क्या की गई है, इसके चारों तरफ वॉल बिल्ड की गई है, ठीक है, एक दीवार का निर्माण किया गया है। तो दीवार क्यों बनाई गई है, यहां से आप एनालिसिस करें, दीवार आप क्यों बनाते हैं, आप किलेबंदी क्यों करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस से। कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि युद्ध का खतरा है, दुश्मन के हमले से बचने के लिए राजधानी को सुरक्षित बनाया गया है, उसे फोर्टिफाइड किया गया है। ओके, फोर्टिफाइड किया गया है। किसी भी एक्सटर्नल अटैक से, किसी भी एक्सटर्नल अटैक से कैपिटल को बचाने के लिए शहर के बाहर जो ये अंदर सिटी है, जो राजगृह है, जो राजधानी है, उसके बाहर किलेबंदी की गई है, दीवार बनाई गई है, वॉल बिल्ड की गई है। ओके, ये कहाँ लोकेटेड था, तो लोकेटेड इन अमॉन्ग्स हिल्स, ऊंचाई में, पहाड़ों में। लेटर बाद में इन द 4th सेंचुरी BCE में ये जो कैपिटल है राजगृह वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, कि ये जो आपका कैपिटल है ये चेंज हो रही है। 4th सेंचुरी BCE में आपकी ये जो कैपिटल है स्टूडेंट्स, लर्नर्स, हमें क्या पता चल रहा है कि 4th सेंचुरी BCE में आपका 4th सेंचुरी BCE में राजगृह से कैपिटल शिफ्ट होकर आपकी कैपिटल बन रही है पाटलिपुत्र, जिसे हम प्रेजेंट डे में, वर्तमान समय में पटना के नाम से जानते हैं, जो आज बिहार की राजधानी है, ठीक है, पटना, पाटलिपुत्र। तो आपको यहां पर 2 कैपिटल मेंशन होती हुई मिली। नंबर 1 राजगृह मगध की कैपिटल के रूप में, और उसके बाद शिफ्ट आपको मिलेगा, राजधानी बदली जाएगी और राजधानी बनेगी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ओके, ये आपके लिए CUT एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मगध का जो 2.1 टॉपिक दिया गया है वो आपको क्लियर पता हो, पूरा स्पष्ट, पूरा आपको याद हो। और जो पटना है ये कमांडिंग रूट ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा, क्योंकि गंगा जी यहीं पर है। तो आपको जो गंगा पे जो पूरे रूट है उस, ठीक है, तो गंगा पर जो उस समय के
आप कह सकते हैं। नेक्स्ट पेज लेता हूं, आप समझिए, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। देखिए, तो ये जो आपका रीजन है, ये आपका गंगा का रीजन है। ओके, आपने यहां पे कैपिटल बना दी पाटलिपुत्र, तो आप इस पूरे गंगा के रूट पर जो आपके एरिया में आएगा, आप उसे कमांड करेंगे कि नहीं करेंगे? पूरा आपका पूरा कंट्रोल होगा, ठीक है। तो पाटलिपुत्र कैपिटल बनाने के पीछे रीजन था कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग रूट्स को कंट्रोल किया जाए, जिससे कि जो दूसरे महाजनपद हैं वो मगध के सामने हिम्मत न करे, मगध से लड़ने के बारे में न सोचे, मगध के डोमिनेंस को एक्सेप्ट करे। तो पाटलिपुत्र की लोकेशन बहुत अच्छी थी, एक डिप्लोमेटिक नजरिए से, इसलिए राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट की जाती है ताकि उसका बेनिफिट मगध राज्य को और अधिक मिले। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट, कि आपके क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अभी तक के लेक्चर्स में, कि 600 BCE से लेकर 600 CE तक की जो जर्नी है हम लोगों की, इस समय जो हमारा 16 महाजनपद का टॉपिक चल रहा है, उस 16 महाजनपद में, उस 16 महाजनपद में हमने मगध क्यों इतना पावरफुल है, मगध के पावरफुल होने के रीजंस को डिस्कस कर लिया है, जिसका मेन हम एक वर्ड में कह सकते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब जब आप इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो अब आप इसी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना भी सीखिए आज के कंटेक्स्ट में। तो आज अगर मैं बात करूं कि आज दुनिया में कौन सा कंट्री, कौन सा देश, अगर किसी देश को पावरफुल बनना है, ताकतवर बनना है, तो उसमें एक चीज चाहिए उसको, एक स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। वो देश एक ऐसी लोकेशन पर वर्ल्ड मैप में होना चाहिए जो उसकी लोकेशन को महत्वपूर्ण बनाता हो। ये चीज आपने सीखी इससे, किसी भी कंट्री के लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है उसके पावरफुल बनने में। ओके, या उसके कमजोर बनने पर भी। अगर किसी कंट्री की ज्योग्राफिकल लोकेशन अच्छी नहीं है तो वो लोकेशन उसको, वो स्थिति उसे कमजोर देश या राज्य बना सकती है। ओके, ये आपने इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए सीखने की, ठीक है। सिर्फ आपको रट्टा नहीं मारना है चीजों को, कि आपने किताब खोली, उसे रीड किया, रट्टा मारा, बस काम खत्म। आपको चीजों को एनालिसिस करना है। इतिहास, आपका जो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, उसकी परिभाषा ही यही है, बीते हुए समय का अध्ययन करना और उस बीते हुए समय का अध्ययन करके उससे सीखना, वर्तमान की परिस्थितियों में उसे लागू करना, यही आपका इतिहास है। तो हिस्ट्री को आपको इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और इस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा मगध के टॉपिक पर, ठीक है। साथ ही साथ
आप ये भी देखेंगे क्योंकि मगध का डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, देख लीजिए। तो मगध के साथ साथ अब मैं और भी चीजों को बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग कि इंडिया में जितने भी बेटा लार्ज एम्पायर्स होंगे इंडियन हिस्ट्री में पूरे जो भी आप पढ़ेंगे, चाहे वो आपका एशियन हिस्ट्री हो, ओके, चाहे वो आपका एशियन हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका मिडीवियल हिस्ट्री में, भारत में जितने भी अंपायर या जो पावरफुल बनेगा उसमें एक जो एक रीजन होगा, उसमें आपको दिखेगा वो सारे अंपायर जो स्टेट साम्राज्य में बदलेंगे, उसके पीछे आपको दिखेगा उनके आसपास बिग रिवर्स का प्रेजेंट होना, बड़ी नदियों का होना। ये एक मेन फीचर्स आपको सब में कॉमन दिखेगा। लार्ज एम्पायर बिल्डिंग के प्रोसेस में इंडिया में आप ये पाओगे कि सारे बड़े एम्पायर्स, जो भी एरिया, जो भी स्टेट एक बड़े एम्पायर में बदला, उसमें वहाँ से गुजरने वाली बड़ी नदियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे साउथ इंडिया में जो भी आप अंपायर पढ़ेंगे, चाहे नॉर्दर्न इंडिया में आप जो भी अंपायर पढ़ेंगे, आपको दिखेगा कि आपको बड़े बड़े अंपायर बड़ी बड़ी नदियों के किनारे मिल रहे हैं। इसी को आज में इम्प्लीमेंट कर दीजिए, अपने देश के जितने भी बड़े शहर हैं वो सब आपको इन्हीं नदियों के किनारे मिलेंगे जो आज इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जैसे मुंबई, जैसे आपका दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया। ये आज के कंट्रीज की बड़ा जो सेटलमेंट होता है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और लार्ज स्केल पर होती है, वो कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत एक नदी के किनारे से होती है, क्योंकि इंसान की पहली ज़रूरत है ड्रिंकिंग वाटर। ओके, तो ये साम्राज्य जब पहले तो ऋग्वेद के अनुसार, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं और ठीक है, तो हमारे ऋग्वेद में ये मेंशन है कि एक बहुत पहले छोटी यूनिट होती थी जिसे हम कहते थे जन। जन मतलब जन का मुखिया होता था राजन। ये एक बेटा एक स्मॉल सेटलमेंट आप कह सकते हैं होता था, ठीक है, सेटलमेंट। ये शुरुआत के दौर में, ये वैदिक पीरियड से शुरू हो रहा है। फिर धीरे धीरे लेटर वैदिक पीरियड में आते आते यही जन बदल गए जनपद में। ओके, यही जन किस में बदल गए? जनपद में बदल गए। मतलब ये जो सेटलमेंट है वो एक्सटेंड हो गया, उसका और अधिक विस्तार हो गया, वो जनपद में बदल गया। और 600 BCE आते आते ये सारे जनपद, खासतौर पे ये जो जनपद डेवलप होते हैं वो गंगा और यमुना के रीजन में आपको इमर्ज होते हुए दिखाई देंगे जनपद। और फिर यही जनपद समय के साथ साथ 600 BC आते आते यही जनपद परिवर्तित हो जाते हैं महाजनपद में। ओके, किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? महाजनपद। ठीक है, देखिए महाजनपद, देखिए महाजनपद। और ये कितने महाजनपद होते हैं? 16 महाजनपद। टाइम और आपका निकल जाएगा आगे, और समय के साथ साथ बेटा ये 16 महाजनपद में से 4 आपके मेन महाजनपद बसते हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, और वो जो 4 महाजनपद हैं उसमें आपका अवंती, मत्स्य, मगध और कौशल, ये 4 पावरफुल होंगे। ठीक है, अवंती,
सॉरी आमत्स्य नहीं, वत्स्य है ये, ठीक है, वत्स्य। अवंती, वत्स्य, मगध और आपका कौशल। और ये चार में से भी समय के साथ साथ बेटा क्या होगा, मगध अपनी पावर को इंक्रीज करेगा, ठीक है। 16 होते हैं, 16 होते हैं और आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते करते ये चार पूरे 16 को कवर कर लेते हैं, और फिर इन चारों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और ये चार में से फिर केवल एक ही आपका महाजनपद बचेगा जो होगा मगध, ठीक है। और ये महाजनपद से मगध बन जाएगा अंपायर। ये इसका पूरा आपका एनालिसिस रहा, इसे आप समझ लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, ताकि किसी भी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि वैदिक पीरियड से अगर हम लें तो वैदिक पीरियड में ऋग्वेद में मेंशन था जन, उसका चीफ राजन होता था। समय के साथ साथ वो सेटलमेंट और एक्सटेंड होते हैं, वो बनते हैं जनपद, ठीक। गंगा और यमुना के मैदान में खास तौर पे, और फिर 600 BC आते आते यही जनपद परिवर्तित हो जाते हैं आपके महाजनपद में, और फिर ये 16 महाजनपद होते हैं। इन 16 महाजनपद के बाद आपका स्टूडेंट्स 4 महाजनपद बसते हैं, और 4 के बाद आपका 1 मगध बसता है, और वो एक लार्ज एम्पायर में इस्टेब्लिश हो जाता है। उसके पीछे के रीजन्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, और उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सोशल वॉरियर फॉर हिस्टोरिकल कंटेंट, और इस हिस्ट्री की जर्नी में आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है, ताकि आपको और हिस्टोरिकल कंटेंट इसी तरीके से मिलते रहें। थैंक यू।